everyone, a very good morning to all of you. एग्जामपुर में आप सभी का स्वागत है. हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति जी. तो सभी को नमस्ते, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल. जो भी प्यारे साथी हैं एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे. एंड जो भी साथी जुड़ चुके हैं तो सेशन को करेंगे दम लगा के शेयर. अपने सभी फ्रेंड्स को बुला लेंगे जो भाई डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है कि 2024 में कुछ मिले या ना मिले, वर्दी जरूर मिल जाए. तो वर्दी का आपका सपना बिल्कुल पूरा होगा. वर्दी कहीं नहीं जाएगी आपको छोड़ के, अगर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए, उस वर्दी को पाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं. एंड आई नो कि आप सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी. मेरा विश्वास है आपका अपने आप पे होना चाहिए, और इसी विश्वास के चलते अपने पेरेंट्स के जो सपने हैं वो आपको पूरे भी करने हैं. तो फटाफट सभी साथियों को एक बार दम लगा के शेयर कर दीजिएगा. आई नो कि सब एकदम दिवाली सेलिब्रेशन में लगे हुए होंगे, तो भाई दिवाली भी सेलिब्रेट करनी है और अपनी पढ़ाई को भी सेलिब्रेट करना है. ये जो आपकी पढ़ाई की पेपर की जर्नी चल रही है, तो इसे भी आपको सेलिब्रेट करते चलना है. तरीका मैंने आपको बता रखा है कि भैया दिवाली की सफाई होती है, सेलिब्रेशन भी होता है. तो दिन में अपनी पढ़ाई करो, शाम को, रात को, ठीक है, सेलिब्रेट करो. दिवाली तो रात का ही फेस्टिवल है, चलेगा. तो भाई सुपर 30 का हमारा जो सेशन चल रहा है, इसे हम आगे बढ़ाएंगे और बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ. बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं. तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कि 1857 के गदर के समय, गदर यानी कि क्रांति को बोल दिया गया है. इसमें गदर के 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति के टाइम पर भारत का जो गवर्नर जनरल था, यह कौन था, यह आपको कमेंट करके बताना है. चलो ये क्वेश्चन देखो. ये क्वेश्चन ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जितनी बार भी इस क्वेश्चन को करते हैं उतनी बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता ही होता है, बट कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए. मैंने आपको सारा कुछ बता रखा है. तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस टाइम भारत के जो गवर्नर जनरल थे यहाँ लॉर्ड कैनिंग थे. कौन थे भाई? लॉर्ड कैनिंग थे. देखो 1857 के बाद क्या है, 1858 का एक एक्ट आता है. 1858 1858 का एक्ट आता है, और इस एक्ट में अनाउंसमेंट की जाती है कि अब भारत के गवर्नर जनरल को, अब क्या है, अब भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाना जाएगा. किसके? वायसराय के नाम से जाना जाएगा. तो भाई भारत के क्या है, इस समय पे गवर्नर जनरल कैनिंग थे, और पहले जो वायसराय थे, ठीक है, पहले वायसराय भी पूछा जाए कि भारत के पहले वायसराय कौन बने थे, तो भी आप क्या आंसर करेंगे, तो भी आप कैनिंग आंसर करेंगे. क्या आंसर करेंगे? लॉर्ड कैनिंग ही आपको आंसर करना है. लॉर्ड कैनिंग ही आपको आंसर करना है. ठीक है भाई. 1857 की क्रांति किसके द्वारा शुरू की गई थी? इमीडिएट कॉज क्या माना जाता है? तो इमीडिएट कॉज जो माना जाता है, मंगल पांडे ने जो विद्रोह किया था, मंगल पांडे का विद्रोह, इसका इमीडिएट यानी कि तात्कालिक कारण माना जाता है. जब सैनिकों को ये पता चलता है कि जो कारतूस हम मुंह से खोलते हैं उसमें चर्बी लगी हुई है. उसके बाद ये क्रांति 10 मई से 10 मई से मेरठ में शुरू होती है. 10 मई से मेरठ में शुरू होती है. फिर दिल्ली में, इस तरीके से अलग अलग पार्ट में, भारत के अलग अलग पार्ट में क्रांति शुरू हो जाती है. ठीक है. इसका जो वर्णन किया गया है, ये वीडी सावरकर के द्वारा किया गया है. तो वीडी सावरकर आपको याद रखने हैं, जिन्होंने इसको क्या कहा था कि ये भैया स्वतंत्रता संग्राम है. इसे संग्राम कहकर पुकारा था कि क्रांति क्या है, ये क्रांति संग्राम है. तो ये आपको याद रखना है. चलो आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, यह आपको कमेंट करके बताना है. चलो भाई सभी साथी आंसर करेंगे जिन्हें पता है. जिन्हें नहीं पता है तो वो भी निराश नहीं होंगे, हताश नहीं होना है, वो जानेंगे. ठीक है, वो समझते हुए चलेंगे, चीजों को सीखने का रियाज करेंगे. तो भारत का फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आपसे पूछा जा रहा है. तो भारत का जो पहला मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, देखो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब क्या है. देखो पानी जो होता है, हम पानी को क्या है, पानी को एकत्र करके या पानी से जो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, उसकी हेल्प से हम वेरियस फंक्शन करते हैं. जैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, सिंचाई के लिए यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं. तो इसे कहा जाता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. तो भारत का पहला जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट शुरू किया गया था,
यह दामोदर नदी पर शुरू किया गया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे पूछ लेता है फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, आई थिंक बात जो है 1948 की बात है जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि भारत की सबसे बड़ी ठीक है, सबसे बड़ी नदी, ठीक है, नदी परियोजना, ठीक है, नदी परियोजना अगर पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन दूसरा है, तो आपको क्या आंसर करना है, तो आपको भाखड़ा नागल आंसर करना है। भाखड़ा नागल जो है ये भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना है, यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलो भाई, क्लियर सारी की सारी चीजें, बहुत अच्छी, शानदार। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। किस राज्य की, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किस राज्य की मुथमीज सेल्वी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली राज्य की पहली महिला बन गई है? देखो भाई, वैसे तो अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहली भारतीय जो चढ़ी है, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वाली पहली भारतीय महिला आपने पढ़ी है, कौन पढ़ी है भाई? ठीक है, कौन पढ़ी है फटाफट बताएंगे। बछेंद्री पाल आप पढ़ते हैं, मैंने आपको कई बार पढ़ाया भी है। ठीक है, बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। अब यहाँ पर राज्यों के बारे में पूछा गया है, अलग अलग राज्यों से भी फिर महिलाओं ने भी अपना साहस दिखाया है। तो हाल फिलहाल में मुस्लिम सेल्वी, ये कहां से बिलोंग करती है? तमिलनाडु से बिलोंग करती है, यानी कि साउथ इंडिया से बिलोंग करती है। तो ये तमिलनाडु की पहली महिला बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, यह भी आपको याद रखना है। ये भी क्या है, यह भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ा था, सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर कौन चढ़ा था भाई, तो आप क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे भाई, क्या आंसर करेंगे? हाँ जी, एक तो भारतीय थे, ठीक है, और दूसरे क्या थे? दूसरे थे आपके नॉर्वे से जो बिलोंग करते थे, तो तेंजिंग, ठीक है, और एडमंड हिलेरी, ठीक है, तेंजिंग शेरपा एंड एडमंड हिलेरी, शेरपा और एडमंड हिलेरी। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। हम जब पढ़ते थे तो हम भाई तेंजिंग हिलेरी पढ़ते थे, तो तेंजिंग शेरपा अलग है, एडमंड हिलेरी अलग है। तेंजिंग शेरपा भारत के थे, ये भी आपको याद रखना है। ऑलराइट, चलो भाई आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन हो जाएगा कि बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। सॉरी, 4 बिट्स के समूह को क्या कहा जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखो, कंप्यूटर की अगर हम मेमोरी की बात करते हैं, कंप्यूटर में क्या होता है, मेमोरी होती है। मेमोरी यानी कि जैसे आप अपना फोटो सेव करते हैं अपने फोन में, आप मूवी देख रहे होते हैं, ठीक है, आपकी वर्ड फाइल होती है, आपकी पीडीएफ होती है। तो जब हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, तो आप देखते हैं कि भाई अच्छा पीडीएफ छोटी है, 12 MB की है, मतलब छोटी है, ठीक है। उसके बाद जीबी में चली जाती हूँ कि भाई ये तो बहुत बड़ी है। तो ये क्या होती है, ये मेमोरी की यूनिट होती है। तो मेमोरी की अगर मैं यूनिट की बात करती हूँ तो सबसे छोटी क्या होती है, बिट होती है। बिट के बाद भाई निबल होती है, बिट के बाद निबल होती है, निबल के बाद बाइट होती है, बाइट के बाद किलो बाइट होती है जिसे केबी बोलते हैं, केबी के बाद एमबी होती है, ठीक है, एमबी होती है, एमबी के बाद भाई जीबी हो जाती है, ठीक है, फिर इसके बाद टीबी हो जाती है। इस तरीके से मेमोरी होती है। तो निबल क्या होता है, 4 बिट मिलकर एक निबल बनाते हैं और 8 बिट मिलकर एक बाइट बनाते हैं। तो 4 बिट के समूह को आप क्या कहेंगे, 4 बिट के समूह को आप निबल कहेंगे। ठीक है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है और इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलेगा। जिस एग्जाम में कंप्यूटर आता है उस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी जीके में भी पूछ लेता है इस तरीके के क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन कंप्यूटर का जीके में कभी कभी पूछ लेता है। तो निबल आपको याद रखना है, 4 निबल को क्या कहते हैं, एक बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बाइट कहते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? चलो, लोकप्रिय की बात की जा रही है तो एक लोकप्रिय बात हम भी आपके लिए लेकर आए हैं। एक बहुत अच्छी सी प्रिय सी बात, मीठी सी बात, अच्छी सी और फायदे की बात हम भी आपके लिए लेकर आए हैं। भाई देखो, दिवाली है और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई फेस्टिवल हो
और एग्जामपुर के टीचर्स आपको कोई गिफ्ट ना दे, यानी कि एग्जामपुर आपको कोई गिफ्ट ना दे। ठीक है, चलो तो इतने भी क्या है, हम स्वार्थी नहीं है कि हम आपको गिफ्ट ना दे, तो हमने आपको गिफ्ट दे दिया है। और गिफ्ट ये है आपके सामने कि आपको क्या है, आपको 75% का डिस्काउंट मिल रहा है। जितने भी हमारे रनिंग बैच हैं, जितने भी हमारे रनिंग बैच है डिफेंस कैटेगरी के, चाहे उसमें हमारा आर्मी हो, ठीक है, आर्मी का कोई भी एग्जाम हो, MES हो, ठीक है, आपका आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स हो, क्लर्क हो, यानी कि अग्निवीर के सारे एग्जाम हो, ठीक है। तो आर्मी के लिए जो हमारा बैच चल रहा है, ये चल रहा है चेतक, या इसी के नाम विराट 4.0 भी है। तो इस बैच को मात्र आप 499 में परचेज कर सकते हैं। ठीक है, 75% का फ्लैट आपको ऑफ मिल रहा है। देखो ये ऑफर 9 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक है। तो ठीक है, दिवाली का बोनस हमने आपको भाई दे दिया है। तो विराट 4.0। दूसरा क्या है, दूसरा अगर आप एनडीए, ठीक है, एनडीए के लिए हमारा खड़क वासला बैच है, तो ये भी आपको 75% के ऑफर मिल रहा है मात्र 949 में। एयरफोर्स XY के लिए हमारा प्रचंड बैच चल रहा है। नेवी SSR के लिए हमारा विक्रांत 2.0 बैच है, तो इन पे भी आपको फ्लैट 75% ऑफ मिल रहा है। प्रचंड बैच 649 में है, और जो विक्रांत 2.0 है ये 649 में है ये भी। अब इस ऑफर को आप अवेल कैसे करेंगे भाई, लाभ कैसे उठाएंगे, कैसे मिलेगा डिस्काउंट? तो एक कूपन कोड, वहां पर अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन आएगा जब आप इसे परचेज कर रहे होंगे, तो आपको कूपन कोड लगा देना है दिवाली 75, डिस्काउंट आपका हो जाएगा 75% का, जो भी आप बैच परचेज करेंगे। तो भाई दिवाली का गिफ्ट इस बार अपने आप को ही दे दो, इस बार अपने आप को दे दोगे तो हर दिवाली दूसरों को गिफ्ट दोगे, ठीक है, क्योंकि अब बैच ले लिया, मेहनत कर ली, पढ़ लिए, सिलेक्शन हो जाएगा, हर दिवाली अच्छी मनेगी आपकी। इस दिवाली अगर कंजूसी कर ली और थोड़े केयरलेस हो गए तो फिर हर दिवाली पे ताने मिलेंगे घर वालों के, फिर और सफाई आपसे कराई जाएगी। तो इस दिवाली का तोहफा जो हम आपको दे रहे हैं वो आप अपने लिए लीजिएगा 75% के ऑफ के साथ। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर मूव कर जाते हैं। हम कौन से क्वेश्चन पर थे भाई, चलो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं अब क्वेश्चन को। ओहो क्वेश्चन बहुत, चलो भाई, तो बिहू, बिहू तो बहुत ही फेमस था, एक फोक डांस है, एक फेस्टिवल भी है। बिहू कहाँ का है भाई, असम का है। बिहू कहाँ का फेस्टिवल है या फिर डांस है, असम का है, यह आपको याद रखना है। और कौन कौन से फोक डांस होते हैं असम में, तो भाई लिखेंगे बिछुआ, बिछुआ कहाँ का है, असम का है। नट पूजा, नट पूजा है। कली गोपाल है, कली गोपाल है, ठीक है। चलो बगू रंबा है, बगू रंबा है, बगू रंबा, ये भी कहाँ का है, ये भी असम का ही है। देखो उड़ीसा का जो आपको याद रखना है, उड़ीसा के फेस्टिवल आपसे ज्यादा पूछे जाएंगे, तो उड़ीसा के फेस्टिवल याद रखो। एक आपसे रज पर्व पूछा जाता है, या इसे राजा पर्व भी बोल देते हैं, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, तो राजा पर्व आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए राजा पर्व क्या है आपको याद रखना है। नुआ खाई आपको याद रखना है, नुआ खाई भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और क्या है भाई, पुरी की जो रथ यात्रा है, तो पूरी रथ यात्रा भी आप याद रखेंगे, उड़ीसा में निकाली जाती है। ठीक है, चलेगा, क्लियर है सारी की सारी चीजें। तो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं, ये तो आप सभी जानते ही हैं, बट भाई राष्ट्रपिता की इन्हें जो उपाधि दी गई थी, इन्हें फादर ऑफ नेशन की जो उपाधि दी गई थी, यह किसके द्वारा दी गई थी, यह आपको कमेंट करके बताना है। चलो फटाफट सभी साथी आंसर करेंगे। इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी भाई, फादर ऑफ नेशन की उपाधि जो इन्हें दी गई थी, यह सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दी गई थी। किनके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दी गई थी, ये आपको याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू जी को क्या उपाधि दी गई थी, इन्हें चाचा कहकर पुकारते थे, तो इन्हें चाचा की उपाधि दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल जी को किसकी उपाधि दी गई थी भाई, वल्लभ भाई पटेल को जो उपाधि दी गई थी, यह आयरन मैन की दी गई थी। किसकी, आयरन मैन की, यानी कि लौह पुरुष की इन्हें उपाधि दी गई थी। और बारडोली की महिलाओं ने, ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन, किसने दी थी, बारडोली की महिला, जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, तो बारडोली की महिलाओं ने इन्हें उपाधि दी थी, आयरन मैन की, लौह पुरुष की इन्हें उपाधि दी थी, यह भी आपको याद रखना है। ऑलराइट, चलो भाई क्लियर सारी की सारी चीजें। तो देखो महात्मा गांधी को एक तो फादर ऑफ नेशन राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी, एक इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी,
तो महात्मा की जो उपाधि ने दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी चंपारण के बाद। जब चंपारण हुआ था तो चंपारण सत्याग्रह के बाद दी थी। चंपारण सत्याग्रह के बाद इन्हें महात्मा की उपाधि से संबोधित किया था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सीएनजी से चलने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है, यह आपको बताना है। चलो एक क्वेश्चन तो ये है कि मैम टॉय ट्रेन क्या होती है, ये मत समझना एक खिलौने वाली ट्रेन होती है वो, कि मैम खिलौने वाली ट्रेन सीएनजी से चल रही है तो इसे क्यों पढ़ा रही हूं मैं। भाई टॉय ट्रेन होती है। कभी कभी आप देखते हैं, आपको मूवीज वगैरह में दिखाया जाता है, इधर दार्जिलिंग की साइड ज्यादा चलती है ये, वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग में एक ट्रेन होती है जो धुआं सा फेंकती हुई चलती है, ठीक है, ज्यादा स्पीड उसकी नहीं होती है, और जहां वहां पर जो पहाड़ी वगैरह होती है वहां की आपको सैर कराती है, तो दैट इज कॉल्ड टॉय ट्रेन। मूवीज में आपको बहुत देखने को मिलेगी। अब वो टॉय ट्रेन सीएनजी से चलेगी, वो जो टॉय ट्रेन है वो सीएनजी से चलेगी। ऐसा कहां पर हुआ है भाई? ऐसा राजस्थान में हुआ है। ऐसा कहां पर हुआ है? राजस्थान में हुआ है। तो भाई याद रखना, हमारे देश की पहली क्या है? पहली टॉय ट्रेन जो किससे रन हो रही है? सीएनजी से रन हो रही है। ये कहां पर चलाई गई है? राजस्थान में चलाई गई है, ये भी आपको याद रखना है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपके लिए हो जाता है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान राज्य जो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो राज्य है भारत का, सबसे बड़ा राज्य जो है भारत का, यह राजस्थान ही है, यह आपको याद रखना है। ऑलराइट, क्लियर है? चलो भाई, अच्छा राजस्थान की ना फोक डांसेस बहुत पूछे जाते हैं भाई आपसे। लोक नृत्य जो है राजस्थान के, ये आपसे बहुत पूछे जाएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो लिख लो, या आपको याद है तो भाई आप भी मुझे कमेंट करके बताओ। चलो पहले आपका ही कमेंट देखती हूँ फटाफट, पहले आप कमेंट करो फिर मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो एक तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि मैम दीपिका वाला घूमर तो हमें याद है, घूमर है ना। चल, तो घूमर तो है भाई, घूमर भी है। काल बेलिया याद रखेंगे, काल बेलिया जो है, काल बेलिया भी यहाँ का डांस है, काल बेलिया भी यहाँ का डांस है। और एक होता है यहाँ पर कठपुतली डांस, ठीक है, कठपुतली जो नाच है ये भी यही का है। घपाल कौन सा है? घपाल भी यही का है। और एक और होता है यहाँ का, ठीक है, एक और होता है जो हम क्या बनाते हैं, गणगौर, ठीक है, गणगौर। वैसे गणगौर फेस्टिवल भी है, तो गणगौर भी आप यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। ये भी क्या है? यह भी आपको याद रखना है। कालबेलिया हो गया, खपाल हो गया। कालबेलिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इससे रिलेटेड आपसे एक डांसर भी पूछी जा सकती है, तो डांसर मुस्कान का आपको नाम याद रखना है कि डांसर मुस्कान का संबंध किससे है? कालबेलिया डांस से है, बिकॉज ये ना यूनेस्को की जो इंटेंजिबल साइट है, यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट में ऐड है, ठीक है भाई। चलो क्लियर है, तो आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो भाई मैं इसके लिए बोल सकती हूँ कि बड़ा ही हलवा सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसे तो एकदम आप धुआं कर देंगे इस क्वेश्चन में तो। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लेवल में पूछे भी जाते हैं। तो जो जनगणना होती है कितने ईयर में होती है? 10 ईयर में होती है, 10 साल में होती है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अच्छा फर्स्ट टाइम जनगणना कब हुई थी भाई? फर्स्ट टाइम जो जनगणना हुई थी कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी, 1872 में हुई थी। उसके बाद क्या है? नियमित जनगणना अगर आपसे पूछेगा, क्वेश्चन यहाँ पर बदलेगा पूरा कि नियमित जनगणना, पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? नियमित का मतलब है इसके बाद ये डिसाइड हो गया था कि हर 10 साल में जनगणना की जाएगी। तो फर्स्ट नियमित अगर आपसे पूछे तो 1881 में की गई थी, यह आपको याद रखना है। अगर पूछे कि पहली बार कास्ट बेस्ड जो जनगणना है, यानी कि जाति आधारित जो जनगणना है, ये कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। अब 2021 की जो होनी थी अभी हुई नहीं है, उसके लिए भी बोला गया था
कि भाई ये जनगणना भी कैसी होगी, जाति आधारित होगी। जाति आधारित जैसे कि हमारी जो कास्ट होती है कि भैया राजपूत हैं, पंडित हैं, ये सब जो कास्ट है इनका रेशियो बताया जाएगा, ठीक है। और ऐसा जो कहा है, ऐसा खाली बिहार ने कहा है, खाली बिहार ने कहा था कि हम जो करेंगे कास्ट बेस्ड जनगणना करेंगे। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि 2021 में किस राज्य ने कहा था कि वह जाति आधारित जनगणना करेगा, तो अपना बिहार, ठीक है। मतलब मेरा नहीं है, आप लोगों का जिनका भी है, तो बिहार राज्य ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा है वैसे तो। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। देखो, कंप्यूटर में हम इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं, आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है, जिसकी हेल्प से आप कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं, ठीक है। अब डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। आप कोई टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, आप अपनी वॉइस को, ठीक है, आप अपने फेस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इनपुट। जैसे कि भाई क्या होता है, कीबोर्ड, तो कीबोर्ड से आप क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं, तो वो इनपुट डिवाइस है। माउस से आप किसी चीज को पॉइंट करते हैं, ठीक है। और फिर आपका जो माइक होता है, तो माइक में आप अपनी वॉइस को इनपुट देते हैं, तो वॉइस का इनपुट जाता है, वो भी इनपुट डिवाइस है। उसके बाद क्या होता है, जैसे MICR होता है, जो आपके बैंक में रखा होता है आपके चेक को पढ़ने के लिए, वो भी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। एक क्या होती है, आउटपुट डिवाइस, जो आपको इंफॉर्मेशन देंगी, जो आपको प्रोसेस्ड डेटा को दिखाएंगी। जैसे मॉनिटर होता है, टीवी के जैसा मॉनिटर, प्रिंटर होता है, प्लॉटर होता है, तो ये सभी क्या है, आउटपुट है। लिख लो भाई, स्पीकर क्या है, तो स्पीकर में आवाज एम्पलीफाई करके आपको सुनाई देती है, तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, ये आउटपुट हो जाएगा। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस होता है। जॉयस्टिक जिससे आप गेम खेलते हैं, याद रखना, ये आपकी इनपुट डिवाइस होती है। बट जो ALU है, ALU ना तो इनपुट डिवाइस है ना आउटपुट डिवाइस है, यह CPU के अंदर होता है। ये किसके अंदर होता है, CPU के अंदर होता है। और CPU क्या है, CPU इज अ प्रोसेसर, प्रोसेसिंग हमारी डिवाइस होती है। तो CPU ना तो इनपुट डिवाइस है ना आउटपुट डिवाइस है, CPU यानी कि प्रोसेसिंग डिवाइस है, प्रोसेसर होता है CPU, ये भी आपको याद रखना है। CPU के अंदर ही क्या होता है, CPU के अंदर ALU होता है। यानी कि CPU का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से होगा। पहले यहाँ पर क्या होता है, पहले ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसे बोलते हैं। ALU के बाद भाई CU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। फिर एक छोटी सी मेमोरी यहाँ पर होती है जिसे रजिस्टर कहा जाता है। तो ये CPU का डायग्राम है, इसे आपको याद रखना है। चलो आगे मूव करते हैं। किस शहर में योग दिवस कार्यक्रम में 1.53 लाख लोगों की भागीदारी से नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तो यहाँ पर भाई दो क्वेश्चन आपके हो गए। एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि भाई वर्ल्ड योगा डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। वैसे मैं भी आज ऐसी लग रही होंगी जैसे मैं रनिंग करके आई हूँ, योगा करके आई हूँ, ठीक है। चलो, तो इस तरह के कपड़े भाई थोड़े मुझे ज्यादा पसंद है, स्पोर्ट्स वाले। चलो भाई, हाँ, क्वेश्चन इज दैट कि वर्ल्ड योगा डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो 21 जून को, 21 जून को हम वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट करते हैं। अब इस बार के योगा डे पर एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। 1.53 लाख लोगों का, 1,53,000 लोग एकत्र हुए थे। ये कहां पर एकत्र हुए हैं यह आपको जानना है। तो ये रिकॉर्ड जो इस बार बना है ये सूरत में बना है। ये रिकॉर्ड जो बना है सूरत में, लास्ट टाइम सबसे ज्यादा जो एकत्र हुए थे राजस्थान में हुए थे, बट 1,09,000 के करीब ये पॉपुलेशन थी, यानी कि नंबर था। इस बार 1,53,000, ठीक है, चलेगा। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि 52,500 लोग इस बार और ज्यादा एकत्र हुए हैं अगर पिछले डेटा के कंपैरिजन में देखा जाता है। तो इस तरीके का जो रिकॉर्ड बना है सूरत में बना है। आज जो सूरत मैंने एक चीज और आपको बताई है भाई, सूरत में मैंने एक चीज और बताई थी, करंट अफेयर का क्वेश्चन अगर आपको याद है कि भाई पेंटागन से भी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। पेंटागन से भी जो बड़ी बिल्डिंग है, पेंटागन से भी बड़ा एक ऑफिस बन रहा है, बड़ी बिल्डिंग बन रही है। ये कहां पर बन रही है, सूरत में ही बन रही है। और ये बिल्डिंग कौन सी होगी, ठीक है, चलो ये बिल्डिंग कौन सी होगी। सूरत में डायमंड कटिंग होती है। सूरत में जो डायमंड होता है, हीरा होता है, वो काटा जाता है। तो हीरे को काटने वाला एक ऑफिस बन रहा है सूरत में, जो कि पेंटागन से भी बड़ा होगा, ठीक है भाई। चलो आगे मूव करते हैं।
कंप्यूटर साक्षरता दिवस हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? कंप्यूटर लिटरेसी डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? भाई आजकल जो जमाना है, आजकल जमाना क्या है, ठीक है, अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत तो डिजिटल इंडिया का जमाना है भारत में, ठीक है। चलो, आजकल किसी के पास आप जाएंगे आपको कैश नहीं मिलेगा, ठीक है, क्यूआर कोड सबके पास मिल जाएगा, स्कैनर सबके पास मिल जाएगा, फोन पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है, बट क्या है, कैश नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई डिजिटल जमाना है, और डिजिटल जमाना है तो आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। आप कहेंगे कि मैम हम तो फोन चलाते हैं, तो भैया फोन भी तो एक छोटा ही कंप्यूटर है, ठीक है, फोन भी तो छोटा कंप्यूटर ही है। चले में तो कंप्यूटर लिटरेसी डे हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं? 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को हम कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सिंपल एंड इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो भाई कंप्यूटर ना हर किसी को वैसे आना चाहिए, और कंप्यूटर में कुछ भी नहीं है, अलग से आप कोर्स करते हो तो कोर्स नहीं करना, आप उसे यूज करेंगे, थोड़ी चीजें आजकल आप यूट्यूब से भी देख लेंगे तो भी आप इजीली कंप्यूटर सीख सकते हैं, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है? सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पर है, यह आपको कमेंट करके बताना है। देखो, सर्वे ऑफ इंडिया अगर ना आपको याद रहे तो आप क्या याद रख लेंगे? आप याद रख सकते हैं कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जहां पर है, या फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भी इसे बोल देते हैं, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जहां पर है वहीं पर क्या है, वहीं पर आप सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर याद कर सकते हैं। कभी कभी थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, और इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये कहां पर है? ये देहरादून में है। और कल मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहीं पर है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यहीं पर है। और एक और मैंने आपको बताया था इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इंडियन मिलिट्री अकेडमी का भी हेड ऑफिस कहां पर है? तो ये भी, जिसे शॉर्ट में आईएमए बोला जाता है, ये भी देहरादून में ही। ये भी कहां पर है? ये भी देहरादून में है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देहरादून जहां पर आप घूमने जाते हैं, ठीक है, जब घूमने जाते होंगे, सहस्त्रधारा जाते होंगे, तो सहस्त्रधारा वाटरफॉल है भाई। अगर आपसे पूछे कि सहस्त्रधारा जो वाटरफॉल है, सहस्त्रधारा जो झरना है कहां पर है, तो भैया देहरादून में ही है। घूमने जा सकते हो, काफी अच्छी जगह है। तो पहले क्या है, पहले मेहनत करके जॉब लगा लो, फिर जाना अपनी फैमिली के साथ, बाकी और किसी के साथ भी जाना है तो भैया आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय में हिंदी पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है? चलो भैया, एक यूनिवर्सिटी जिसमें क्या है, जिसमें सिलेबस जो होगा हिंदी में होगा। वैसे ये यहाँ की ओपन यूनिवर्सिटी है, तो इसमें हिंदी सिलेबस को ऐड किया गया है। अब विदेश के लोग भी हिंदी पढ़ेंगे, विदेशों में भी लोग हिंदी का सिलेबस पढ़ेंगे। तो ऐसा कहां पर किया गया है? जो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी है। तो एक करंट अफेयर का आपको क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ आपको याद रखना है। एकदम सिंपल तरीके से क्या है, सिंपल तरीके से आपको याद रखना है। चलो, अगर आपसे देश पूछे कि एक देश जिसने कहा है कि अब क्या है, अब हम अपने पाठ्यक्रम में हिंदी को भी पढ़ाएंगे। अब क्या है, अब हम अपने पाठ्यक्रम, यानी कि हिंदी जो है, हिंदी एक सब्जेक्ट रहेगा हमारे सिलेबस में, हिंदी एक सब्जेक्ट रहेगा। तो ऐसा ऑस्ट्रेलिया ने कहा था, ऐसा जो कहा था, ऐसा ऑस्ट्रेलिया ने कहा था, ठीक है, ऐसा ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि हिंदी एज ए सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं। हिंदी पाठ्यक्रम का मतलब है कि पूरा सिलेबस हिंदी में हो। तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज हो जाती है, ठीक है भाई। चलो आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। WWW के आविष्कार तथा संस्थापक कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। भैया जो इंटरनेट आप चलाते हैं तो किसकी बदौलत चला पाते हैं? WWW की बदौलत चला पाते हैं। WWW को वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब इसे कहा जाता है। तो इसकी जो आविष्कार किया था भाई, इंटरनेट कैसे पॉसिबल है? WWW की वजह से ही इंटरनेट पॉसिबल है, क्योंकि यही है जो हमें क्या है, जो हमें कनेक्ट करता है अदर पेजेस से, ठीक है, अदर वेब पेजों से। WWW तो किसने आविष्कार किया था? टिम बर्नर्स-ली ने WWW, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, इसका आविष्कार किया था। यह आपको याद रखना है। जब आप कुछ भी चीज सर्च करते हैं तो आप डालते हैं www.google.com, ठीक है, www. जो भी आपको एग्जाम पर सर्च करना है। तो इंटरनेट पर जो आप चीज सर्च कर पा रहे हैं,
इस ट्रिपल डब्ल्यू की हेल्प से ही कर पा रहे हैं। ठीक है, चलेगा। तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन है ट्रिपल डब्ल्यू, ये भी आपको याद रखना है। आगे मूव करते हैं। निम्नलिखित में से 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर खाली ओलंपिक दिया है, तो ओलंपिक अगर देगा तो आंसर अलग होगा, और पैरालंपिक अगर देगा तो आंसर अलग होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर ओलंपिक यानी कि ये समर ओलंपिक की बात कर रहा है, तो समर ओलंपिक या खाली ओलंपिक भी बोल देते हैं। तो इसमें लगातार 2 बार मेडल जो जीतने वाली महिला है, ठीक है, ये कौन है? तो भाई पीवी सिंधु जी है, ये आपको याद रखना है। 2016 के जो ओलंपिक हुए थे, तो 2016 में इन्होंने जीता था सिल्वर, एंड 2020 के जो 21 में हुए हैं, तो मैं यहाँ पर 2020 ही लिख देती हूँ, इसमें इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज, इसमें इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज। तो लगातार 2 ओलंपिक में, और इनका संबंध किससे है भाई, किस खेल से, कौन सा खेल खेलती है? ये बैडमिंटन खेलती है, ये भी आपको याद रखना है। क्या खेलती है? बैडमिंटन खेलती है। ठीक है भाई, चलो क्लियर है, क्लियर है। अब पैरालंपिक की अगर मैं बात करूं कि पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली, पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली महिला बताओ भाई, 2 मेडल जीतने वाली महिला बताओ, जीतने वाली महिला आपको बताना है। चलो नाम आप बताएंगे, मैं हिंट आपको दे सकती हूँ। हिंट मैं आपको दे देती हूँ कि इनका जो संबंध है, इनका संबंध भाई शूटिंग से है। ये शूटिंग से बिलोंग करती है, शूटिंग से बिलोंग करती है। ठीक है, चलेगा। और क्या है? और राजस्थान, राज्य जो है, राज्य है इनका राजस्थान, राज्य जो है राजस्थान है। तो किसकी बात कर रहे हैं? अवनी लेखारा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलेगा, क्लियर है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया है, यह आपको जानना है। चलो, हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह की यहाँ पर बात की जा रही है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, हाइपरसोनिक मिसाइल जो है फतेह, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। बस आपको क्या बतानी है? आपको कंट्री बतानी है। आपको क्या बतानी है? आपको कंट्री बतानी है कि ये कौन से देश का है। बट भैया कंट्री बताने से पहले चलो एक मिसाइल वाली बात आपको बता देते हैं। ठीक है, हम भी आपको मिसाइल की रफ्तार से एक ऑफर दे रहे हैं, दिवाली ऑफर। 75% का ऑफ आपको मिल रहा है हमारे किसी भी रनिंग बैच पे, जिसमें डिफेंस में क्या रहेगा? आर्मी के लिए, आर्मी का कोई भी एग्जाम है, अग्निवीर है, एमईएस है, टेरिटोरियल आर्मी है, एओसी है, टेक्निकल है आर्मी, जीडी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, तो इसके लिए विराट 4.0 बैच चल रहा है। मात्र इसे 499 में परचेज कर सकते हैं 75% के ऑफ के साथ। वही एनडीए के लिए खड़कवासला बैच है, एयरफोर्स XY के लिए हमारा प्रचंड बैच, और नेवी के लिए हमारा हो जाता है विक्रांत बैच। तो इन पे भी 75 का, खड़कवासला 949 में होगा, और ये जो है प्रचंड ये 649 में होगा, विक्रांत है आपका 649 में, ये भी 649 में है। तो इस बार दिवाली की सौगात आपके लिए, ठीक है, और आपके द्वारा अपने लिए, ठीक है, अपने लिए सोचना है इस दिवाली पे, सो दैट जिंदगी भर और किसी के बारे में भी आप सोच पाए, अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो अच्छा तभी करेंगे, गिफ्ट तभी देंगे अपनी फैमिली को जब भैया हाथ में पैसा होगा। बिना पैसे के कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब पैसा सब कुछ नहीं है, बट हाँ बिना पैसे के भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेहनत करके पैसा आपको कमाना है भाई, ठीक है, नाम भी करना है अपने माँ बाप का, यूनिफॉर्म आपको पानी है, ठीक है, यूनिफॉर्म लवर हैं आप, तो तभी पॉसिबल होगा जब आप पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कैसे? सिलेक्शन कब होगा? जब आप डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन बैचेस में आपको एकदम डिटेल्ड वे में पढ़ाया जाता है, पीडीएफ मिलती है, मॉक टेस्ट आपका, डीपीपी आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है भाई। चलो तो क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। फिर से हम क्या बात कर रहे थे? हम मिसाइल की बात कर रहे थे कि फतेह जो मिसाइल है इसे किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो फतेह जो मिसाइल है, दिस इज ऑफ ईरान, ये ईरान की मिसाइल है, यह भी आपको याद रखना है। ये कहाँ की मिसाइल है भाई? ये ईरान की मिसाइल है, यह आपको याद रखना है। ऑलराइट, चलेगा, क्लियर है। तो ईरान की एक महिला का नाम आपको याद रखना है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है ईरान की उस महिला का नाम क्या है जिसे नोबेल प्राइज मिला है, जिसे पीस का नोबेल प्राइज मिला है, पीस का, शांति का नोबेल प्राइज ईरान की ही एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को मिला है। उनका नाम क्या है? तो भाई ये आपके लिए रहा होमवर्क, ये आप ही मुझे कमेंट करके बताएंगे
बिकॉज ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, तो ये आपके लिए होमवर्क है कि ईरान के किस मानव अधिकार एक्टिविस्ट जो है, ठीक है, उन्हें नोबेल प्राइज मिला है, कौन सा, पीस का, ठीक है, पीस का। चलो भाई आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था, यहां आपको कमेंट करके बताना है। चलो हिंट दे देती हूँ आपको कि सर्व शिक्षा अभियान एग्जैक्टली क्या था। तो सर्व शिक्षा अभियान था कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें एजुकेशन दी जाए, या तो उनके पेरेंट्स से या फिर राज्य इसका क्या करे, राज्य इसका प्रावधान करे, ठीक है। इसके लिए अमेंडमेंट भी हुआ था और इसे फंडामेंटल ड्यूटी में भी ऐड किया गया था। तो इसके लिए एक अभियान शुरू किया गया था जिसमें कहा गया था कि लगभग 200 मिलियन से ज्यादा जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के, उन्हें फ्री एजुकेशन दी जाएगी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर, किसके भाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर ये जो अभियान है इसे शुरू किया गया था। वाजपेयी जी के टाइम पर इस अभियान को शुरू किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। चलो देखो 1993, हाँ 1993 में क्या है, 1993 में भी एक अभियान शुरू किया जाता है, मतलब कि एक प्लान लाया जाता है कि जो बच्चे हैं उन्हें मिड डे मील दिया जाए। और 1995 में मिड डे मील प्रोवाइड करने वाला जो पहला राज्य बनता है, यह तमिलनाडु बनता है। तो तमिलनाडु पहला राज्य था जिसने मिड डे मील स्कीम को शुरू किया था 1995 में, ये भी आपको याद रखना है। शायद उन्नी कृष्णा थे, उन्नी कृष्णा ने ये प्लान दिया था मिड डे मील स्कीम का, उन्नी कृष्णा, हाँ उन्नी कृष्णा प्लान था जिसमें बात कही गई थी मिड डे मील की, ठीक है। फिर तमिलनाडु ने सबसे पहले इंप्लीमेंट इसे कर दिया था। ऑल राइट, चलो भाई क्लियर सारी की सारी चीजें। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था, यहाँ आपको कमेंट करके बताना है। चलो इसकी ट्रिक मैंने आपको बता रखी है, तो आंसर भाई आप करके बताएंगे। H4 हर्षवर्धन होता है और H4 ही उस चीनी पिलग्रिम का नाम है जो कि क्या है, जो कि भारत आए थे। तो H4 क्या हो जाएगा, इनमें से हुइनसांग हो जाएगा। तो हुइनसांग आपको याद रखना है। हर्षवर्धन के टाइम में कौन आया था, हुइनसांग आया था। फाहियान प्रथम यात्री होता है, याद रखना। अगर प्रथम चीनी यात्री आपसे पूछा जाए कि प्रथम चीनी यात्री जो कि भारत आया था ये कौन है, तो ये फाहियान है। किसके टाइम पीरियड में, विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में। विक्रमादित्य को क्या बोला जाता है, चंद्रगुप्त सेकंड भी इन्हें कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी इन्हें कहा जाता है। इन्हीं के टाइम पीरियड में भाई फाहियान आया था। चलो फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डाइमेकस जो है, डाइमेकस किसके टाइम पीरियड में आया था भाई, डाइमेकस किसके टाइम पीरियड में आया था। और क्वेश्चन आपसे मेगास्थनीज का भी पूछ सकते हैं कि मेगास्थनीज जो है यहाँ किसके टाइम पीरियड में आया था। फिर है इब्न बतूता किसके टाइम पीरियड में आया था, इब्न बतूता किसके टाइम पीरियड में आया था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो डाइमेकस जो आता है यहाँ बिंदुसार के टाइम पीरियड में आता है। बिंदुसार जो कि अशोक का भाई फादर था। मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आता है, ठीक है भाई। इब्न बतूता जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आता है, ये भी आपको याद रखना है। देखो इब्न बतूता की बुक का जो नाम है जिसमें इसने तुगलक वंश के बारे में बताया है, इसकी बुक का नाम है रेहला। बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है रेहला। मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी है, मेगास्थनीज की बुक का नाम है इंडिका, ठीक है। चलो हिंदी में लिख लो, मेगास्थनीज की बुक का जो नाम है इंडिका है। और इंडिका में मेगास्थनीज ने भारत को, मतलब भारत का शासन उस टाइम पर कैसा चल रहा था, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते थे, ये सब चीजों का वर्णन किया है। तो मेगास्थनीज ने बताया कि भारत मेनली 7 डिपार्टमेंट में बटा हुआ था, कि पहले मतलब राजा होता है सबसे ऊपर हायरार्की में, फिर उसके बाद दार्शनिक वगैरह, किसान वगैरह, इस तरीके से बताया था कि टोटल 7 डिपार्टमेंट में भारत डिवाइडेड है। चलो आगे मूव करते हैं। जलियांवाला बाग जो त्रासदी हुई थी, यहाँ किस टाइम पीरियड में हुई थी, यहाँ आपको कमेंट करके बताना है भाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, कहां पर हुआ था,
और इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल कौन था, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा गया है इवन ये क्वेश्चन आपसे। तो भैया एकदम जो हमारे भारतीय थे बेचारे शांतिपूर्ण तरीके से जनसभा कर रहे थे इस जगह पे, और यहाँ पर क्या है, फिर उन पे गोलियां बरसा दी जाती हैं। तो ये जो त्रासदी हुई थी 13 अप्रैल 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, और कहां पर, अमृतसर में हुई थी। जगह आपको याद रखनी है, अमृतसर में हुई थी। और इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे, इस टाइम पर जो गवर्नर जनरल नहीं कहेंगे, इस टाइम पर वायसराय का पद आ गया था। तो इस टाइम पर जो वायसराय थे, इस टाइम पर वायसराय थे जो थे, यहाँ चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, चेम्सफोर्ड, ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई, चेम्सफोर्ड थे। और सचिव कौन थे, राज्य सचिव कौन थे, मॉन्टेग्यू। ठीक है, मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी आप पढ़ते हैं ना, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपको याद रखना है। आपसे वैसे वायसराय ही पूछा जाएगा कि वायसराय कौन था, तो चेम्सफोर्ड आपको आंसर करना है। ऑलराइट, चलो भाई आगे मूव करें। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है, यह आपको कमेंट करके बताना है। चलो, एक स्कीम की यहाँ पर बात की जा रही है, एक क्या है, एक स्कीम की यहाँ पर बात की जा रही है, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है भाई नमो शेतकारी। जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नमो शेतकारी। और इसमें क्या दिया जाएगा, इसमें कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा, यानी कि इसमें कुछ आर्थिक सहायता दी जाएगी। कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, वैसे इसमें 6,000 रुपए बताया गया है। तो इसे जो शुरू किया गया है नमो शेतकारी योजना को, यह महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है, महाराष्ट्र के किसानों के लिए है, जिसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, उसी तरीके से महाराष्ट्र ने इसे शुरू किया है। छत्तीसगढ़ भी इस तरीके की योजना शुरू कर चुका है। छत्तीसगढ़ की है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तो छत्तीसगढ़ की है। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसान न्याय योजना, ये किसकी है, ये भाई छत्तीसगढ़ की है। तो इस तरीके से अब महाराष्ट्र ने शुरू की है, इस तरीके से अब महाराष्ट्र ने शुरू की है, यह भी आपको याद रखना है। चलो आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परियोजना और नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, यह आपको कमेंट करके बताना है। एक साइड डैम दिए गए हैं, दूसरी साइड क्या है, दूसरी साइड रिवर दी गई है, यानी कि वो डैम या फिर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, पूरी परियोजना है। ठीक है, तो नदी और डैम का जो एक पेयर है, एक पेयर गलत है। अब कौन सा पेयर गलत है, यह आपको देखना है। देखो भाई, भाखड़ा डैम सतलज नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पर है, बिल्कुल सही है। अर्जुन की फ्रेंड कृष्णा, ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। हीराकुंड डैम या फिर हीराकुंड जो प्रोजेक्ट है, ये महानदी पर है, तो ये भी भाई बिल्कुल सही है। बट जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये गंगा नदी पर नहीं है। दिस इज ऑन नर्मदा रिवर, ये नर्मदा नदी पर है, ये नर्मदा नदी पर है भाई, ये इसमें गलत दिया हुआ है, ये जो है यह इसमें गलत दिया हुआ है। तो सी वाला जो पेयर है, सी वाला पेयर थोड़ा गलत है, बेचारे गलत हो गया। गंगा की जगह, ठीक है, क्या कर दिया, नर्मदा की जगह यहाँ पर गंगा कर दिया। नर्मदा होता तो सही हो जाता, बट यहाँ पर गलत छाटना था, तो ये गलत है। ठीक है भाई, चलो आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था, थोड़ा जल्दी से बढ़ते हैं। देखो GUI को हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं। अब इसका थोड़ा सा आपको समझना है कि GUI एग्जैक्टली क्या होता है। तो GUI एक ऐसा इंटरफेस होता है जिसमें हम आइकन्स की हेल्प से और क्या है, बटन्स की हेल्प से इंटरेक्ट करते हैं। भाई देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कि कैरेक्टर बेस्ड होते हैं, कुछ होते हैं जो कि ग्राफिकल बेस्ड होते हैं। ग्राफिकल यानी कि उसमें आइकन्स और बटन्स लगे होते हैं। जैसे हमारा विंडोज है, जब आप अपने लैपटॉप को ओपन करते हैं तो आपके लैपटॉप में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो उसमें क्या है, अगर मेल करना है तो मेल के लिए इस तरीके से एक बटन रहता है, यानी कि आइकन रहता है। गूगल अगर आप सर्च करते हैं तो गूगल के लिए इस तरीके से रहता है। तो दिस इज कॉल्ड GUI इंटरफेस। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले जो प्रोवाइड किया था जेरोक्स, ठीक है, ये जेरोक्स है,
जेरोक्स कंपनी ने सबसे पहला जीयूआई जो है जीयूआई इंटरफेस प्रोवाइड किया था, ये भी आपको याद रखना है। जेरोक्स कंपनी जो है भाई, जेरोक्स कंपनी ने बनाया था सबसे पहला जो जीयूआई होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो होता है। अगर पूछे विंडोज कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो विंडोज भी जीयूआई बेस्ड ही है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो द व्हाइट टाइगर पुस्तक किसने लिखी है, फटाफट कमेंट करके बताएंगे। तो व्हाइट टाइगर जो बुक लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है भाई, अरविंद अडिगा जी के द्वारा लिखी गई है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, अरविंद अडिगा। चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस हम किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं, किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, यह आपको कमेंट करके बताना है। चलो भाई, तो जिस दिन से यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ है उसी दिन हम इसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। वैसे इस मंथ में एग्जामपुर का भी फाउंडेशन डे आता है। चलो हिंट मैंने आपको दे दी, ठीक है, हिंट मैंने आपको दे दी, पर भाई इसमें मंथ तो सेम ही है। अब आप कैसे, ठीक है, अब तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो 24 अक्टूबर को 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन किया गया था। यूएनओ का गठन किया जाता है, कब किया जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत थी जो इंटरनेशनल लेवल पर शांति बनाए रखने का काम कर सके, तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस का गठन किया गया था। अब आप कहेंगे कि मैम इससे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं था क्या, ऐसा था भाई, लीग ऑफ नेशंस। तो एक क्वेश्चन आपसे ये भी बोल देते हैं कि यूनाइटेड नेशंस को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो पहले इसे लीग ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता था, ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस, ऑलराइट। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशंस का गठन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ का गठन, ये आप यहां पर बोल सकते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ, ये क्वेश्चन कई बार करा दिया है, टाइम देने की इसे जरूरत नहीं है, केएम करिप्पा आप आंसर करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके पर्यवेक्षण में की गई थी, यानी कि किसके अंदर मोहनजोदड़ो जो है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थल होता है, इसकी खुदाई की गई थी। तो भाई किसने कराई थी, ये जो कराई गई थी आर.डी. बनर्जी के द्वारा कराई गई थी। पूरा नाम है रखाल दास बनर्जी। तो मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने कराई थी। मोहनजोदड़ो जिसे क्या बोला जाता है, मृतकों का टीला भी इसे कहा जाता है, मृतकों का टीला भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर विशाल स्नानागार, तो स्नानागार के साक्ष्य हमें कहां से मिले, स्नानागार कहां पर हुआ करता था, ये यहीं पर हुआ करता था, स्नानागार या फिर अन्नागार। अन्नागार मोहनजोदड़ो आपको याद रखना है। आज के टाइम पर मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है, आज के टाइम पर इसकी जो अवस्थिति है ये पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे, भाई सिंधु नदी के ही किनारे है। नदी अगर पूछी जाए तो सिंधु, जिसे इंडस भी बोल देते हैं, इसी के किनारे। भाई पाकिस्तान में कौन सी नदी है, तो पाकिस्तान में तो मेन सिंधु नदी है, जो यहाँ की नेशनल रिवर भी है पाकिस्तान की। तो मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे ही। चलो भाई आगे मूव करते हैं। प्रिंटर की स्पीड को आप किस में मेजर करते हैं, ठीक है, प्रिंटर की स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं। देखो भाई इसके दो आंसर हो सकते हैं। अगर प्रेजेंट टाइम में हम बात करेंगे तो हम प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग क्या आंसर करेंगे, हम पीपीएम करेंगे। प्रेजेंट टाइम में हम पेज पर मिनट के अकॉर्डिंग प्रिंटर की जो स्पीड है इसे मेजर करते हैं। तो पेज पर मिनट, प्रेजेंट टाइम पे तो आप बोलेंगे मैम पेज पर मिनट। अगर पहले डॉट पर इंच में करते थे तो पहले डीपीआई डॉट पर इंच में देखते थे हम, अब के टाइम पर पीपीएम ही करेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में दिया है और एक आपको सेलेक्ट करना है तो आप पीपीएम करेंगे, पेज पर मिनट आप करेंगे। ठीक है भाई, चलेगा। वैसे टाइम भी हो चुका है, चलो एक बार फिर से आप जान लेंगे। इन ऑफर को आप ध्यान में रखना भाई। दिवाली के गिफ्ट आपको याद है, दिवाली का सेलिब्रेशन याद है, तो दिवाली का जो हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट भी आपको याद रखना है कि 75% का ऑफर है जो कि आपको अवेल करना है। अवेल आप 11 नवंबर तक ही कर सकते हैं, 11 नवंबर 9 से 11, ठीक है, 9 से 11 का ये हमारा स्पेशल बोनस हमने आपको दिया है। भाई बोनस ही तो है, किसी को भाई कैश के रूप में मिल जाता है बोनस, और हम आपको क्या दे रहे हैं, हम आपको डिस्काउंट के रूप में बोनस दे रहे हैं। पैसे तो आपको इनडायरेक्टली बच ही रहे हैं, ठीक है। तो शायद इतने सस्ते में आपको ना ही कोई कोर्स मिले, तो इस ऑफर को बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा, ठीक है। चलो तो अपना गिफ्ट अपने आप को देना है।
जल्द से जल्दी से परचेज करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन आपका होगा कि मैम परचेज कैसे करें, तो एग्जाम्पुल ऑफिशियल एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है। अगर अभी तक नहीं किया है तो पहले आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने एक्टिव नंबर से, वो नंबर जिस पे आप ओटीपी रिसीव कर सके, उसे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद ठीक है, आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। फिर आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। जब जाएंगे भाई डिफेंस कैटेगरी में आप जाना, तो डिफेंस कैटेगरी में सारे कोर्सेज आपको बिलिंक होते हुए दिख जाएंगे, तो आप परचेज कर लेना। कूपन कोड जरूर लगाना है, ये बड़ा सा दिख रहा है दिवाली 75। ठीक है भाई, चलो तो अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, पढ़ो भी और दिवाली का सेलिब्रेशन भी करते रहो। और दिवाली एकदम सेफ तरीके से दिवाली मनानी है भाई आपको। ये नहीं कि क्रैकर्स छोड़ रहे हैं, पता कुछ नहीं है, ध्यान कुछ नहीं है, बस मस्ती में मगन है। ठीक है, पता है ना, थोड़े से भी बीमार पड़ गए, कुछ हो गया, मतलब चोट वोट लग गई क्रैकर्स के चक्कर में, तो एक दिन की पढ़ाई भी अगर डिस्टर्ब होगी तो बहुत लॉस होगा आपको। तो एकदम सेफ तरीके से दिवाली आपको मनानी है। चलो तो ध्यान रखेंगे भाई अपना, अपनी फैमिली का। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच आप सभी प्यारे साथियों को।